आज हमारे पास न्यू टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है मीटर सेतु। कल हमने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। व्हीटस्टोन सेतु से हम लोगों ने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया था। हमारे पास 4 प्रतिरोध थे, जिसमें से 3 की वैल्यू हमें पता हो, कोई एक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था हमने प्राप्त की थी P/Q इज इक्वल टू R/S। अब आज हमारे पास टॉपिक है मीटर सेतु। अब मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अब अपने पास व्हीटस्टोन सेतु में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि धारा प्रवाहित हो रही थी, जब अपने पास विभवांतर बराबर था दोनों सिरों का, तब हमारे पास जो संतुलन अवस्था प्राप्त हो रही थी। तो संतुलन अवस्था की स्थिति के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर जो है व्हीटस्टोन सेतु कार्य कर रहा था। अब मीटर सेतु जो है वो भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम लोग मीटर सेतु से भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 1 मीटर लंबा तार लगा रहता है। अब अपने पास देखें किस प्रकार से होगा मीटर सेतु की आकृति। हमारे पास क्या था, एक लकड़ी का बोर्ड लगा होगा। लकड़ी के बोर्ड के ऊपर एक तख्ता होता है जिसके ऊपर एल आकार की हमारे पास पट्टियाँ लगी होती है, और ये पत्तियाँ किस धातु की होती है ये हम देखेंगे। ये पत्तियाँ जो होती है हमारे पास पीतल की भी हो सकती है या फिर तांबे की भी हो सकती है। तो एक पत्ती तो हमारे पास ये लगाई हुई है, फिर एक पत्ती हमारे पास ये लगाई हुई है, और फिर एक पत्ती हमारे पास ये लगाई हुई। ये दोनों जो पत्तियाँ हैं वो एल आकार की लगा रखी है। हमारे पास यहाँ पे एक लकड़ी का स्केल लगा रहता है और जिसकी लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, और इस स्केल के ऊपर एक पतला तार लगा रहता है, और वो तार किस धातु का बना होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन या मिश्र धातु किसी प्रकार का भी बना हो सकता है। तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का उसके ऊपर एक तार लगाया जाएगा। अब इस प्रकार से होगा कि हमारे पास एक लकड़ी का बड़ा सारा बोर्ड होगा, उसके ऊपर यहाँ पे एक स्केल लगा होगा, उस स्केल के ऊपर ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार लगा रहता है, और यहाँ पे एल आकार की धातु की पत्तियाँ हैं वो पीतल की या फिर तांबे की लगी होती है। एक पत्ती इस प्रकार से बीच में लगी रहती है, ये हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास मीटर सेतु है। 1 मीटर लंबा तार लगा रहता है 100 सेंटीमीटर, और सेतु यानी कि ब्रिज होता है एक लकड़ी का बोर्ड उसके ऊपर, इसलिए हम इसको मीटर सेतु नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 सिरे हैं, इन दोनों सिरों के ऊपर RB रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसे हम प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं, वो हम लोग जोड़ देते हैं। ये प्रतिरोध बॉक्स अपने पास बहुत सारी कुंजियाँ लगी होती हैं, 1 ओम 2 ओम 3 40 50 100 अनंत, जितना भी हमें प्रतिरोध लेना होगा उस प्रकार से हम लोग इसमें प्रतिरोध की कुंजी निकालेंगे। फिर हमारे पास एक तार लिया जा रहा है जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात प्रतिरोध है, अर्थात हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पहले से ध्यान नहीं है। तो ये तार हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। हम इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। मीटर सेतु में हमने पढ़ा, मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जिससे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो हम जिसका प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं यानी कि अज्ञात प्रतिरोध, वो इस तार का प्रतिरोध होगा जिसे हम नाम दे रहे हैं S। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखेंगे नीचे एक बैटरी जोड़ रखी है हमने, सेल E, जिसका विद्युत वाहक बल, एक धारा नियंत्रक रियोस्टेट RH जोड़ रखा है, फिर हमने आगे कुंजी K जोड़ दी है, और इसका दूसरा सिरा यहाँ पे हमने C बिंदु से इसके पेंच से कस दिया है तार का, और ये सिरा हमने संयोजक पेंच A से कस दिया है। और फिर यहाँ पे तार के बीचों बीच एक संयोजक पेंच होता है, वहाँ से तार को हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर धारामापी के एक सिरे से, और धारामापी के दूसरे सिरे को हम लगाएंगे जोकी से, विसर्पी कुंजी से। हमें ध्यान रहे ये पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है, और एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर तार लगा रहता है, दोनों तरफ एक 0 से 100 और इधर भी 0 से 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर लगा रहता है। तो इस प्रकार से ये इसकी कुछ रचना है, बनावट है हमारे पास। ये हमारे पास मीटर सेतु है जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये कार्य कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कार्य विधि क्या है, कैसे इसकी वर्किंग है, कैसे काम करेगा, क्या करेगा ये। तो सबसे पहले हम लोग
कुंजी के की डॉट लगा देते हैं ताकि परिपथ में धारा का प्रवाह चलने लगे, धारा प्रवाहित होने लगे। परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रयुक्त प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध एक कुंजी निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, इस प्रकार से कुंजियां लगी हुई है। तो हमें किसी भी कोई प्रतिरोध की एक कुंजी निकालनी है। जैसे मैंने एक कुंजी निकाली 1 ओम की, बाकी सब लगी हुई है। तो हमें ये प्रतिरोध पता है कि हमने 1 ओम की कुंजी निकाली है, तो ये प्रतिरोध हमें ज्ञात है। क्योंकि हमने 1 ओम की कुंजी निकाल रहे हैं तो प्रतिरोध हमने 1 ओम निकाला है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, हमें पहले से ज्ञात है, वो अज्ञात नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस जोकी को, विसर्पी कुंजी को इस मीटर सेतु तार के ऊपर हम खिसकाते हैं, इसको चलाएंगे हम लोग। हमें क्या करना है, जो लकड़ी का बोर्ड के ऊपर एक स्केल लगा हुआ था 100 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर हमारे पास एक तार लगा हुआ है। उसके 1 मीटर लंबे स्केल के ऊपर 1 मीटर लंबा तार लगा हुआ है, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन धातु का। उसके ऊपर हम विसर्पी कुंजी यानी कि जोकी को खिसकाते जाएंगे। हमें ध्यान रखें, दोनों सिरों के ऊपर स्केल, यहाँ भी 0 से 100 तक होगा, यहाँ भी 0 से 100 तक। हमें लंबाई कहाँ से देखनी है, धनात्मक सिरे से, जहाँ से बैटरी का धनात्मक सिरा जुड़ा हुआ, यानी कि सिरा ए है। यहाँ पे बैटरी का धनात्मक सिरा ए और ऋणात्मक सिरा जो जुड़ा हुआ है वो बिंदु सी से, संयोजक पेंच सी से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो संतुलन लंबाई नापेंगे वो धनात्मक सिरों से नापी जाएगी, ये ध्यान रहे। हम लोग जोकी को, विसर्पी कुंजी को इसके ऊपर चलाते जा रहे हैं। हम चलते जा रहे हैं। हम जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे जोकी को लेकर, धारा मापी की सुई धीरे कहाँ पे चली गई है, 0 के ऊपर आ गई है, 0 के ऊपर आ गई है। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की अवस्था प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर दोनों सिरों का विभवांतर बराबर होने पर वहाँ पर संतुलन की अवस्था प्राप्त हो रही थी, अर्थात धारा मापी में 0 विक्षेप आ रहा था, वहाँ से किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। तो यहाँ भी हम लोग इसको खिसकाते जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग बिंदु बी के ऊपर पहुँचे तो हमारे पास धारा मापी की सुई जो है वो 0 के ऊपर, 0 के ऊपर आ चुकी है, अर्थात हमें 0 विक्षेप की स्थिति या फिर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो चुकी है। यानी कि किसी प्रकार का कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा, जिसे हम अविक्षेप नाम दे रहे हैं, अर्थात 0 विक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो मान लिया वो लंबाई है L, तो पीछे कितनी लंबाई बच जाएगी, टोटल थी 100, L के ऊपर 0 पे सुई आ गई तो पीछे बच जाती है 100 माइनस L। हमने इतनी लंबाई का प्रतिरोध ले लिया है P और पीछे वाली लंबाई का प्रतिरोध ले लिया हमने Q। प्रतिरोध बॉक्स में से हमने जो कुंजी निकाली है, मैंने बताया था जैसे 1 ओम की, तो R का मान 1 ओम यानी कि R ओम, और अज्ञात प्रतिरोध S की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहाँ से, फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे यहाँ से चलते जा रहे हैं, जैसे ही मैं 40 के ऊपर पहुँचा तो हमारे पास सुई 0 के ऊपर आगे धारा मापेगी, तो L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर रहेगा और 100 माइनस L मतलब 100 माइनस 40, 60 सेंटीमीटर पीछे बच जाएगा। ये संतुलन लंबाई इस प्रकार से प्राप्त हो रही है। तो अभी मैंने बता दिया ये कार्यप्रणाली किस प्रकार से थी। हमने व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था पढ़ी है, P/Q इज इक्वल टू R/S होती है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। हमें पता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो L लंबाई का प्रतिरोध P था, P समानुपाती L, समानुपाती हटाया तो रो एक कांस्टेंट आ चुका है, इक्वेशन नंबर मैंने 2 नाम दे दिया। फिर हम लोग 100 माइनस L का लंबाई का प्रतिरोध Q था, तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, Q समानुपाती 100 माइनस L, समानुपाती हटाया तो रो एक कांस्टेंट आ चुका है, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। मैंने 2 और 3 से 2 में 3 का डिवाइड किया, P/Q इज इक्वल टू रो L अपॉन रो 100 माइनस L। रो से रो मैंने कैंसिल कर दिया है, तो पीछे हमारे पास बचेगा P/Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। हमने अभी अभी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था को देखते हुए एक इक्वेशन प्राप्त करी थी व्हीटस्टोन सेतु के लिए, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, P/Q की जगह इस इक्वेशन में मैंने R/S पुट कर दिया।
हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना था। ध्यान रहे अज्ञात प्रतिरोध हमारे पास S था, जो हमने तार लगाया था उसका प्रतिरोध S हमें ज्ञात नहीं है, जो कि अज्ञात है। उसकी वैल्यू हम ज्ञात करने जा रहे थे S की, तो जो कि आएगी 100 माइनस L अपॉन L इंटू R ओम। ये मीटर सेतु की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत पर कार्य करते हुए हमने जो तार लगाया था, चालक तार, अज्ञात प्रतिरोध उसका हमें ज्ञात करना था, वो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मीटर सेतु की सीमाएं। मीटर सेतु कहाँ तक काम करेगा और कैसे काम करेगा। 1 नंबर सीमा है हमारे पास, मीटर सेतु में तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। जो हमने पत्तियां लगा रखी थी ना, एल आकार की थी इस प्रकार से, और एक बीच में पत्ती थी तांबे की या पीतल की, जो भी हम लोग पत्ती लगा रहे थे धातु की, हम उनका प्रतिरोध यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, नगण्य लेते हैं इस फॉर्मूले को जब हम फाइंड करते हैं। परंतु वास्तव में इनका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। धातु है, धारा प्रवाहित होगी, गर्म होने के कारण ऊष्मा के रूप में क्षय होगा, धारा का तो प्रतिरोध होगा। अब हमने जो फॉर्मूला काउंट किया है, जो डेरिवेट किया है, उसके अंदर हमने इनका प्रतिरोध नहीं लिया, परंतु वास्तव में इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। अब हमने जो प्रतिरोध ज्ञात किया है और वो हमने प्रतिरोध काउंट नहीं किया, परंतु वास्तव में प्रतिरोध होता है, तो जो कुछ ना कुछ प्रतिरोध के मान में त्रुटि आ जाएगी, डिफरेंट आएगा। अब इस त्रुटि को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध S के स्थानों को बदलकर हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्रतिरोध बॉक्स RB था, अज्ञात प्रतिरोध S तार है। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमने प्रतिरोध बॉक्स को यहाँ पे लगाया है और अज्ञात प्रतिरोध को हमने यहाँ पे लगाया। हमने S का मान ज्ञात कर लिया है 100 माइनस L अपॉन L इंटू R से। फिर हम क्या करेंगे, अब की बार इस तार को खोल करके हम इन दो संयोजक पेचों के बीच में कसेंगे और प्रतिरोध बॉक्स को खोल करके हम लोग इसके तारों को, पेचों को हम इसके स्थान पर कस देंगे। एक बार फिर हम जोकी को खिसकाकर संतुलन लंबाई प्राप्त करके हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास 2 मान प्राप्त हो चुके हैं, एक पहले यानी RB यहाँ पे था और S यहाँ पे, अब S यहाँ पे और RB यहाँ पे। अब हम इन दोनों मानों का औसत ज्ञात करेंगे, तो जिससे हमारे पास जो त्रुटि है परिणाम में कम हो जाती है। फिर हमारे पास 2 नंबर जो है इसकी सीमा है, मीटर सेतु में अत्यंत सिरे, जो इसके एंड पॉइंट थे ना A और C थे, के प्रतिरोधों के कारण इसकी सुग्राहिता प्रभावित होती है। इसके प्रतिरोध होगा जिसके कारण अधिक सुग्राही नहीं रहेगा, वैल्यू ढंग से नहीं दे पाएगा। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए, इस प्रतिरोध को कम करने के लिए कैरी फोस्टर सेतु का उपयोग किया जाता है। कैरी फोस्टर नाम एक सेतु आता है, उसका उपयोग करेंगे तो ये समस्या नहीं रहेगी, ये खत्म हो जाएगी। फिर 3 नंबर पॉइंट है, तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो जाएगा और प्रतिरोध में परिवर्तन आएगा। हम लोगों को जब प्रयोग करना हो तभी हम लोग उसकी डॉट लगाएं, और जब प्रयोग को नहीं कर रहे हैं तुरंत कुंजी को निकाल दीजिए कि जिससे तार में धारा प्रवाहित ना हो। यदि हम कुंजी नहीं निकाल रहे हैं, तार में धारा प्रवाहित हो रही है, कंटिन्यू धारा प्रवाहित होते रहने से तार गर्म होगा, ऊष्मा के रूप में धारा का क्षय होगा, जिससे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, प्रतिरोध में परिवर्तन आता जाएगा और वैल्यू एक समान नहीं रहेगी। 4 नंबर पॉइंट है, विसर्पी कुंजी, जो कि हम तार के ऊपर खिसका रहे हैं उसको रगड़कर नहीं खिसकाना चाहिए। अगर यदि हम रगड़कर खिसकाएंगे तो तार घसेगा, तार घसने से कहीं तार की मोटाई कुछ ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल जाएगा, एक समान नहीं रहेगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में परिवर्तन आने से प्रतिरोध में भी परिवर्तन आ जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे।